नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक जिसका नाम है भारत की खोज, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अपना 4th चैप्टर जिसका नाम है युगों का दौर। और लास्ट फ्यू सेशन से हम अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे ही इस पार्ट का नाम है युगों का दौर, तो इसमें जितने भी युग अभी तक आए हैं, यानी कि जो भी चीजें यहाँ पर आई हैं, उनमें कैसे हमारी संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ, कैसे हमारी संस्कृत भाषा का विकास हुआ, कैसे संगीत, कैसे नृत्य या कैसे मनोरंजन से संबंधित जो नाटक थे, नाट्य शास्त्र था, उसका कैसे विकास हुआ। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ी। अपने लास्ट सेशन में हमने संस्कृत के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व जो है किस तरह से बना रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी और आगे हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां पर भारतीय उपनिवेश और संस्कृति कैसी रही। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो है उन्होंने लिखा है कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया था। तो देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी है, कितनी सुंदर पंक्ति यहाँ पर लिखी है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा। तो आप देखते हैं लिखा है कि मेरे देश को जानने के लिए, यानी कि अगर आपको भारत को जानना है, अगर आपको भारत के विषय में जानना है, तो आपको उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। यानी कि जो भारत की आत्मा थी, उसकी संस्कृति, ठीक है, वो उसको आपको जानना होगा। हमें केवल बीते समय को जानने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें केवल बीते हुए समय को ही जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से ही नहीं, मन से भी एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है। यानी कि आप केवल तन से वहां पहुंच गए, यानी कि आपने वहां की यात्रा की, आपने उन चीजों को जाना और उससे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमारे देश की संस्कृति सभ्यता का के बारे में जानने के लिए आपको केवल हमारा देश भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने भी एशिया के, यूरोप के जितने भी देश हैं, आपको वहां पर जाकर भी भ्रमण करना होगा और उससे आपको हमारी संस्कृति सभ्यता का पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि हमें तन से ही नहीं बल्कि मन से भी एशिया के विभिन्न देशों का भ्रमण करने की जरूरत है, विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया है। यानी कि भारत ने जहां अनेक रूपों में अपना विस्तार किया है, अपने आप को एक तरह से वहां पर विस्तृत किया है। तो देखिए पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तलक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। जो पिछली चौथी सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत भी कहा जाता है, बृहत्तर भारत, ठीक है, कहा गया है। लेकिन अब बहुत सी कड़ियां नहीं मिली है, लेकिन बहुत सी कड़ियां जो है वो अब भी नहीं मिली है। बहुत से अंतर विरोध है, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृतांत मिलते हैं, और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। क्योंकि यहाँ पर जो चीनी यात्री जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो मौर्य वंश के समय में यहाँ पर आया था, ह्वेन सांग, तो उसने यहाँ पर जो एक तरह से भारत के बारे में जो लिखा था, वो सारी चीजें हमें सबसे ज्यादा, अगर भारत का ऐतिहासिक विवरण जो है अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वो चीन से प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत से शिलालेख, ताम्रपत्र है, जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समुद्री समृद्ध साहित्य है,
जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराण कथाओं का भावानुवाद किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी पुराण कथाएं हैं जिनमें भारत की संस्कृति के विषय में बताया गया है और उनका अनुवाद किया गया है। यूनानी और तानीती स्रोतों लातिनी स्रोतों से भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली है, लेकिन इन सब से बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर, विशेषकर जो अंगकोर और बोरोबुदुर में है, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है भारत का, जो प्राचीन इमारतें हैं और उनके विशाल खंडहर जो है विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में है। ईसा की इस पहली शताब्दी, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि क्या क्या चीजें मिली है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं और वो किस तरह से आज की जो हमारी एक तरह से हमारा जो शहरीकरण है उससे कितनी मिलती जुलती है, उस समय का जो टाइम रहा होगा वो कैसा रहा होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ईसा के शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती है। इसके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा, यानी कि जो उत्तर से पूरब की ओर जो लोग जा रहे हैं उनका सिलसिला जो है अवश्य रहा होगा। इन साहित्यिक अभियानों, जो साहित्य से जुड़े हुए अभियान हैं, सबसे विशिष्ट बात इन सब में सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका जो आयोजन किया गया स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक पहले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया और इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय वह कंबोज कहलाया। जिसको अभी कंबोडिया कहते हैं वह उस समय पर क्या कहलाया? कंबोज कहलाया। और जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप, जो कि जौ का टापू है, यह आज भी एक अन्न का विशेष नाम है। जौ आपने देखा होगा, जौ की बाली होती है, जिस तरह गेहूं की बाली या धान की बाली होती है, बिल्कुल उसी तरह से जौ की बाली भी होती है। तो जो जावा था वो स्पष्ट रूप से द्वीप था और जौ का टापू भी उसको कहते हैं और जौ जो है एक विशेष रूप से अन्न का नाम है। और प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः या तो खनिजों से या धातुओं से या उद्योग या खेती की पैदावारों से होता था और इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर चला जाता था। जो इस तरह के नाम रखे जाते थे उन नामों से ध्यान खुद ब खुद जो है व्यापार की ओर चला जाता था। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। जो ये व्यापार था ये ईसा पूर्व की तीसरी और दूसरी शताब्दी में धीरे धीरे जो है बढ़ा और इन साहसिक व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ। पहले तो व्यापारियों ने आना जाना शुरू किया, उसके बाद जो धर्म प्रचारक थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार हुआ। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे जो धर्म प्रचारक थे उनका आना जाना जो है शुरू हुआ, क्योंकि यह समय जो है अशोक के ठीक बाद का था। जो अशोक थे उनके ठीक बाद का ये समय था। तो उसके बाद जो है धर्म प्रचारकों का आना जाना भी एक जगह से दूसरी जगह शुरू हो गया। अब देखिए जो संस्कृति की प्राचीन कथाओं से यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों, जो भारत है और सुदूर जो पूरब के देश है, के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। जो ईसा की पहली शताब्दी थी
उसमें क्या होता था, ज्यादातर समुद्री व्यापार होता था। और ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे कि क्या होता था, जो ऊपर से जो लोग आते थे फिर वो क्या करते थे, जैसे लोगों ने एक तरह से बाहरी जो आक्रमण हुए उनसे दक्षिण की तरफ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जब दक्षिण की तरफ वे लोग ज्यादा नहीं जाते थे, तो दक्षिण में जो भारत के ही लोग थे वो क्या करते थे, वो समुद्री जगह, समुद्री रास्ते से व्यापार करते थे। और एक तरह से वहां पर काफी शांति थी, यानी कि काफी एक तरह से नॉर्मल जीवन वहां पर था। तो यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नत पर था। अब देखिए, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, और ये पहली शताब्दी की बात यहाँ पर हो रही है कि पहली शताब्दी में ही उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था, और वो भी किससे, समुद्री व्यापार। अब देखिए, समुद्र में व्यापार किससे होगा, नावों से होगा, जहाजों से होगा। तो उस समय पर, क्योंकि अब देखिए कोई भी जहाज टूट भी सकता है, पुराना भी हो सकता है, और कई लोगों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, कई लोग भी एक तरह से कर सकते हैं व्यापार। तो एक तरह से उस टाइम पे जो जहाज बनाने का उद्योग था वो काफी विस्तृत था, काफी उन्नति पर था। और उस समय पर बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरेवार विवरण मिलता है, क्योंकि जो चीजें बनाई गई हैं उनका एक ब्यौरेवार विवरण मिलता है कि ऐसा था पहले, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर कैसे जो टेक्निक्स है वो बढ़ी, कैसे आगे बढ़ी, टेक्निक्स नई नई आई। तो इस तरह से बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, और उस समय पर काफी सारे जो भारतीय बंदरगाह हैं उनका उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय, यानी कि जो दूसरी और तीसरी शताब्दी में फिर जो दक्षिण भारतीय जो आंध्र सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों के चिन्ह अंकित हैं, जो आंध्र प्रदेश है, जो दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश है, वहां के जो सिक्के उस टाइम पे मिले, तो उन सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चित्र अंकित है। यानी कि अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र हैं। अब सोचिए कि जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पे जो भित्ति चित्र है, उन भित्ति चित्रों में लंका विजय, कि किस तरह से लंका पर विजय की गई थी और किस तरह से जहाजों पर हाथियों को एक तरह से लेकर जाया जा रहा था। तो जहाजों पर जब हाथियों को ले जाया जा रहा था तो सोचिए कि वो जहाज कितने मजबूत, कितने स्ट्रांग, या कितने अच्छे से वो बने होंगे। महाद्वीप के देशों, जो महाद्वीप के देश हैं, बर्मा, श्याम, हिंद चीन, और चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। जो एक तरह से महाद्वीपों वाले जो देश थे, ठीक है, जैसे बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव था। ठीक है, इन जगहों पर बर्मा हो गया, श्याम हो गया, और हिंद चीन जो था इस पर चीन का प्रभाव था। और टापुओं पर और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया, और धर्म और कला भारत ने। तो देखिए, व्यापार से हमने यहाँ पर शुरू में ही जाना कि व्यापार से काफी चीजें जो है बदली, काफी चीजें हमारी पूरे विश्व में गई, और काफी चीजें पूरे विश्व से आकर हमारे भारत में आई। तो जैसे देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि जो महाद्वीप वाले जो देश थे, श्याम हो गया, बर्मा हो गया, हिंद चीन हो गया, तो उन पर ज्यादातर चीन का प्रभाव था। और जितने भी टापू थे और जो मलय द्वीप था, यहाँ पर भारत की छाप अधिक थी। तो जो एक शासन पद्धति थी, यानी कि दूसरे देशों में कैसे शासन होता है, शासन की क्या पद्धति है, शासन पद्धति से लेकर जो एक तरह से सामान्य जीवन दर्शन जो था, सामान्य जीवन दर्शन, ये तो चीन ने दिया। ठीक है, कि कैसे शासन करना चाहिए और एक सामान्य जीवन कैसा होना चाहिए, ये चीन ने दिया। और धर्म से और कला से संबंधित जो चीजें हैं वो भारत से बाकी जगहों पर गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर शुरुआत में बताया था कि काफी सारी ऐसी चीजें यहाँ पर हुई जब भारत में व्यापार शुरू हुआ। सबसे पहले समुद्र के माध्यम से काफी नई चीजें भारत में आई, और काफी जो चीजें हैं वो भारत से अन्य जगहों पर गई। इन भारतीय उपनिवेशकों
का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। जो भारतीय उपनिवेशक हैं इनका जो इतिहास है वो तकरीबन 1300 साल पहले। अब देखिए ये जब बुक लिखी गई थी तो उस समय से भी 1300 साल पहले का था ये था तो इतिहास। तो अब देखिए काफी समय इसका हो गया है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक, जो ईसा की पहली शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, ठीक है, ये एक तरह से था। अब देखिए अगला जो इसमें टॉपिक यहाँ पर दिया गया है वो है विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। तो जैसे हमने कहा कि शासन व्यवस्था दी चीन ने, और सामान्य जीवन कैसे जिया जाता है ये दिया चीन ने, और भारत ने दिया कला और यहाँ पर एक तरह से धर्म। तो अब देखिए भारतीय कला का जो प्रभाव है वो कैसा पड़ा विदेशों पर, कैसे विदेशों ने भारतीय कला को अपनाया वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। जो भारतीय सभ्यता थी उसने सबसे पहले जो दक्षिण पूर्वी एशिया था उन देशों में अपनी एक तरह से जड़ें जमाई, और इस बात का प्रमाण जो है आज भी वहां से मिलता है। अगर आप आज भी वहां चले जाते हैं तो इस बात का प्रमाण आज भी वहां मिलता है कि यहाँ पर भारतीय सभ्यता कभी न कभी रही होगी। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जा पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। उस टाइम पे सोचिए, उस टाइम पे चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जा पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े एक तरह से केंद्र थे, अध्ययन केंद्र थे। और वहां जिन राज्यों का उदय हुआ, वहां पर जो राज्य बने, वहां पर जिन राजाओं का शासन रहा, उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। यानी कि उस टाइम पे वहां पर जो जो राजा हुए, जो जो भी शासक हुए, उन शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय संस्कृत नाम हुआ करते थे। भारतीय संस्कृत नाम उनके हुआ करते थे। और इसका अर्थ यह नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे। अब देखिए नाम रख लेने से कोई विशुद्ध भारतीय नहीं हो जाता, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था, क्योंकि थे तो वो वहां के, लेकिन उनका भारतीयकरण किया गया था। आपने देखा होगा अभी भी आजकल भी आप देखते हैं कि काफी सारे जो अंग्रेज लोग हैं वो किस तरह से सनातन धर्म को अपना रहे हैं, कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत में आकर रह जाते हैं, भारत में कृष्ण भक्ति करते हैं। आप मथुरा वृंदावन जाइए, आपको बहुत सारे अंग्रेज लोग दिखेंगे और एक तरह से वो क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण का जप करते हैं, माला फेरते हैं, और एक तरह से भारतीय परिधान उन्होंने पहने होते हैं और वो नाम भी रख लेते हैं। लेकिन क्या है कि ये एक तरह से भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है वो उनके ऊपर पड़ा हुआ है। वो भारतीय संस्कृति सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसीलिए उन्होंने ये रूप धारण किया है, वो इस तरह से करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने बताया कि इसी तरह से एक तरह से उस टाइम पे भी ये उनका भारतीयकरण किया गया था। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। जो भी वहां पर राजकीय समारोह होते थे वो सब भारतीय तौर तरीकों से, भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी, और इनमें से कुछ पदवियां और पदनाम न केवल थाईलैंड बल्कि मलाया जो है, देखिए उस टाइम पे जो वहां पर उनके वर्कर हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे, तो उनके पास संस्कृत की पदवियां थी। पदवियां अर्थात डिग्रियां, संस्कृत की उनके पास प्राचीन डिग्रियां थी। और इन डिग्रियों और इन पदों के नाम जो न केवल थाईलैंड बल्कि मलाया की जो मुस्लिम रियासतों हैं, जो मुस्लिम रियासतें हैं उनमें अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जो इंडोनेशिया के
कई स्थान ऐसे हैं जो भारत की प्राचीन सभ्यताएं और भारत की जो पुरा कथाएं हैं उन सब से और भारत की गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। जो जावा और बाली के मशहूर नृत्य है ये भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक सीमा पर कायम रखा है, सीमा तक कायम रखा है, यानी कि एक लेवल तक उन्होंने कायम रखा है अपनी भारतीय संस्कृति को बाली में। ठीक है, यहां तक कि हिंदू धर्म भी वहां चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों पर लेखन कला भारत से ही गई थी। जो फिलीपींस के द्वीप थे उन पर जो भारत लेखन कला थी वो भारत से ही गई थी। इसी तरह से कंबोडिया, जो कि अब पहले कंबोज हुआ करता था, कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। जो कंबोडिया की वर्णमाला है वो दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े हेर फेर के साथ लिया गया है। और दीवानी और फौजदारी के कानून, जो दीवान और जो फौजदार लोग होते हैं के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु, जो भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु है उनके कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तन के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में लिया गया है। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि अगर आपको भारत को जानना है, अगर आपको भारत का इतिहास जानना है, भारत की इतिहास से जुड़ी हुई जो संस्कृति सभ्यता है उसको जानना है, तो आपको कई देशों का भ्रमण करना होगा। तन से ही नहीं मन से भी आपने उनको जानना होगा, समझना होगा। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला पर दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि काफी सारे यहाँ पर एक तरह से खंडहर मिलते हैं और वो खंडहर कैसे हैं? वो इमारतों के खंडहर हैं, वो मंदिरों के खंडहर हैं, जिनमें सचमुच हमें लगता है कि सबसे अधिक प्रभाव जो बस्तियों की एक भव्य कला थी या जो वास्तु कला थी उसका दिखाई पड़ता है। जावा के बोरोबुदोर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों पर उत्कीर्ण है। जो जावा का बाराबुदोर जो जगह है वहां पर भगवान बुद्ध की जो जीवन कथा है वो पत्थरों पर उत्कीर्ण है, पत्थरों पर लिखी गई है। और दूसरे स्थानों पर नक्काशी, जो नक्काशी है करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित की गई है। देखिए, नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। अंगकोरवट के विशाल मंदिर की तरफ विशाल खंडहरों के विस्तृत क्षेत्र है। जो अंगकोरवट है उसके विशाल मंदिरों के तरफ चारों तरफ विशाल खंडहर है और उनमें बनावटी झीलें हैं और पोखरे हैं, यानी कि बनावटी झीलें, यानी कि जो बनाई गई हैं झीलें, बनावटी झीलें हैं, पोखर है, नहरें हैं जिनके ऊपर पुल बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा सा फाटक है जिस पर एक वृत्ताकार सिर पत्थर में खुदा हुआ है। यह एक आकर्षक, मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमयी कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। यानी कि जो उस समय पर देखिए, यहाँ पर जो कोरवट है उसका जो एक विशाल मंदिर है, उस विशाल मंदिर के चारों तरफ खंडहरों का एक बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। बहुत विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर बनावटी झीलें हैं, बनावटी झीलें यानी कि जो स्वतः नहीं बनाई गई है, बनाया गया है उन झीलों को। पोखर है जो कि खुद से नहीं बने हैं, बनाया गया है। नहरें निकाली गई हैं जो कि खुद से नहीं है बल्कि बनाई गई है और उन सब के ऊपर जो है नहरों के ऊपर पुल बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े फाटक हैं जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर में खुदा हुआ है और ये बहुत ही आकर्षक है, मुस्कुराता हुआ है किंतु रहस्यमयी कंबोडियाई देव तुल्य चेहरा है। और इस
चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। जो ये चेहरा है, इसकी जो मुस्कान है वो अद्भुत रूप से हमें एक तरह से मोहक करने वाली और विचलित करने वाली है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली। जो अंगकोर जगह है उसकी भी पूरी प्रेरणा जो है वो भारत से मिली। उसका विकास ख्मेर प्रतिभा ने किया, या दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था। ठीक है, जो ठेठ भारतीय नाम है। अब देखिए जयवर्मन जो नाम आप देख रहे हैं ये ठेठ भारतीय नाम है। बिल्कुल पढ़ने से हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो नाम है ये भारतीय है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने काफी सारी जो चीजें हैं वो पढ़ ली है। इस बारे में आगे पढ़ते हैं। अब जो भारतीय कला और भारतीय धर्म का दर्शन के साथ जो गहरा रिश्ता था, दर्शन शास्त्र के साथ जो रिश्ता है, कि जब तक किसी ने उन आदर्शों की जानकारी, किसी को जब तक उन आदर्शों की जानकारी ना हो जिनसे भारतीय मानस शासित होता है, भारत का जो मनुष्य है वो शासित होता है, तब तक उसे पूरी तरह से सराहना संभव नहीं है। यानी कि जब तक आपको किसी के भी आदर्शों की जानकारी ना हो जिसे भारतीय मानस ने शासित किया है, तब तक उसको पूरी तरह से आप सराह नहीं सकते। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है। अब देखिए, कला चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे एक तरह से कोई सी भी कला हो, तो उसमें हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा जरूर होती है और एक पार दृष्टि होती है। और कुछ वैसे ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया। यानी कि ऐसी पारदर्शिता होती है, ऐसी पारदृष्टि होती है कि जिसने भारत के, यानी कि जो एक तरह से यूरोप के जो गिरजाघर थे, प्रेरित किया। और सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप से की गई। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप से की गई, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज है, यानी कि इसको आत्मनिष्ठ तरीके से एक तरह से उसको उसकी कल्पना की गई कि ये आत्मा से संबंध रखने वाली चीज है। भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षण आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। जो यूनानी थे उन्होंने सौंदर्य से, खूबसूरती से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्होंने सौंदर्य का केवल आनंद नहीं, उन्हें सौंदर्य का केवल उन्हें आनंद नहीं मिलता था, बल्कि वे उसमें सत्य के भी दर्शन करते थे। यानी कि केवल वो उस खूबसूरती को केवल निहारते नहीं थे, बल्कि उसमें वो सत्य के भी दर्शन करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे। वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयास करते थे। यानी कि वो जो भी कला उनकी जो भी होती थी, उनकी रचना जो भी होती थी, चाहे लेखन कला है, चाहे गायन कला है, चाहे नृत्य कला है, चाहे चित्रकारी है, चाहे जो कुछ भी है, उसमें वो हमेशा कुछ न कुछ अर्थ भरने का प्रयास करते थे, कुछ ना कुछ मीनिंग भरने का प्रयास करते थे, जिससे कि लोगों को एक तरह से केवल आनंद ना मिले, बल्कि लोगों को एक तरह से पता भी चले सत्य का, यानी कि कुछ अर्थ भी लोगों को उससे पता चले। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। यानी कि कविता से लेकर, संगीत से लेकर जो कलाकार होते थे, जो चित्रकार होते थे, उनसे भी ये उम्मीद की जाती थी कि अगर वो कोई चित्र बना रहे हैं, अगर वो कुछ बना रहे हैं, कोई कला अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो प्रकृति और विश्व के साथ, यानी कि कैसी ये प्रकृति है और कैसा इसका विश्व के साथ सामंजस्य है, उसको एक तरह से
जो मूलभूत उसकी सामंजस्य है उसको अभिव्यक्त कर सके, यानी कि बता सके कि कितना ज्यादा महत्व है प्रकृति का और हमारा, कितना ज्यादा महत्व है हमारे लिए प्रकृति का और प्रकृति का हमारे लिए। तो एक तरह से ये दिखाने, ये अभिव्यक्त करने की कोशिश करने की उम्मीद रखी जाती थी। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में है। जो भारत की विशेषता है उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में है। जिस तरह चीन की और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है, भारत की विशेषता किसमें है? मूर्ति कला। भारत की विशेषता किसमें है? मूर्ति कला में। और चीन की विशेषता किसमें है? चित्रकला में। तो इस तरह से भारतीय संगीत यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है। जो भारतीय संगीत है वो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था, यानी कि उस टाइम पे ये अपने ढंग से बहुत विकसित था। और इस दृष्टि से भारत का बहुत ही विशिष्ट स्थान है। कौन सा? जो भारतीय संगीत है वो अपने ढंग से बहुत ज्यादा विकसित था उस समय ही। तो एक तरह से इसी कारण भारत का जो स्थान है वो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है। और संगीत क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के जो एशिया संगीत को बहुत दूर दूर तक प्रभावित किया। चीन और सुदूर पूर्व के जो एक तरह से संगीत के क्षेत्र में जो चीन है, सुदूर पूर्व के अलावा जो एशिया के संगीत को इसने बहुत दूर दूर तक प्रभावित किया। किसने? भारतीय संगीत ने। तो देखिए इस तरह से एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके थे। यानी कि पहले जो वेद थे वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भारत में कला का विकास जो गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध था, कि जो गढ़ी हुई मूर्तियां हैं उनको एक तरह से नहीं निकालना है, और लेकिन इस पर धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे वेदों में बताया गया कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, और बौद्ध धर्म में भी, यानी कि बौद्ध धर्म में भी पहले मूर्ति पूजा को सही नहीं माना जाता था। मूर्ति पूजा की ही नहीं जाती थी। बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद में ही, जब बाद में बुद्ध के बाद ही ये मूर्तियां जो है एक तरह से आई और इनके चित्र भी बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में बौद्धित्व की एक विशाल शक्तिशाली प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। जो मथुरा का जो संग्रहालय है वहां पर बौद्धित्व की एक विशाल शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर की मूर्ति है जिसका निर्माण ईसवी सन के आरंभ के आसपास, जो कुषाण युग था, जिस समय पर जो ईसवी सन का जो आरंभ हो रहा था, यानी कि जब पहली शताब्दी शायद शुरू हो रही थी, जब कुषाण हमारे देश में आए थे, तो उस कुषाण युग के समय की ये है। तो यहाँ पर देखिए हमने काफी चीजें पढ़ दी हैं अभी तक। अब हम भारतीय कला के बारे में जानेंगे कि भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है। जो भारतीय कला है वो अपने आरंभिक काल में किससे भरी हुई है? प्रकृतिवाद से भरी हुई है। और जो कुछ भी अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है, भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये तो खैर इसकी बात मैं यहाँ पर कई बार कर चुकी हूँ कि जो भारत की कलाएं हैं उन पर किस किस जगह का प्रभाव पड़ा और भारत का कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ा। तो भारत की कला के इतिहास में हम विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ी हैं अपनी संस्कृति के बारे में, उपनिवेशकों के बारे में आज के सेशन में। तो इस
जो टॉपिक को हमने आज यहाँ पर पढ़ा है आप घर पर एक बार ज़रूर रिवाइज करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो टॉपिक चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, तो घर पर रिवाइज एक बार ज़रूर करें। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।